एंड रेलवे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अभी हम लोग गगन प्रताप एसएससी मैथ्स बुक को पढ़ रहे हैं और इस बुक से हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। अभी नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर 164 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 165 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 165 के साथ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 165 में दिया गया है कि एक 7 डिजिट्स का नंबर है, ये 72 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है 2x + 3y की वैल्यू कितनी होगी, जहाँ पे x की वैल्यू y से बड़ी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 165, क्वेश्चन नंबर 165 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 165 एक 7 डिजिट्स का नंबर है। नंबर लिखा गया है 54x29, 54x29। आगे लिखा गया है y6। ये 7 डिजिट्स का जो नंबर है ना, वह 72 से विभाज्य है। तो आपको बताना है 2x + 3y, इन दोनों का सम कितना होगा, ये अपने से पूछा जा रहा है। जहाँ पे x की वैल्यू जो है वह y से बड़ी है, ये ध्यान रखना है आपको। तो बताइए इन दोनों का सम कितना होगा। देखिए, इस सवाल में बेसिकली हमसे x y की वैल्यू पूछा जा रहा है। जब x y पता चल जाएगा तो वहाँ से हम इन दोनों का सम आसानी से पता कर सकते हैं। अब एक्स वाई कैसे निकालते हैं वो देखिए। हमें पता है ये 7 डिजिट्स का नंबर अगर 72 से डिविजिबल है तो ये 7 डिजिट्स का नंबर जो होगा वह 72 के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। मतलब ये 7 अंकों की जो संख्या होगी वह 8 से भी विभाजित होगी और 9 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। इतना बात आपको पता है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसमें 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के वाई की वैल्यू निकालता हूँ। हमें पता है ये 7 डिजिट्स का नंबर जो है वह 8 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल होता है तो उसका लास्ट 3 डिजिट्स जो होता है वह भी 8 से डिविजिबल होता है। तो आप सोचिए ज़रा यहाँ पे कि y की वैल्यू हमें क्या लेनी है। y की वैल्यू आपको क्या लेना होगा कि उस दशा में x का मान जो हो वह y से बड़ी हो। अच्छा, x का मान जो होगा वह y से बड़ा लेना है, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। तो आप सोचिए y की मिनिमम वैल्यू हम ले सकते हैं क्या। y की मिनिमम वैल्यू हम लोग सबसे पहले सोचते हैं। यहाँ पे y के 2 वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं। कैसे, वो देखिए। लास्ट डिजिट 6 है तो 8 के टेबल में 6 जो आता है वह 16 में आता है या फिर 56 में आता है। तो सोचिए y की वैल्यू क्या क्या हो सकता है। क्या y की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 1 रखूँ तो क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दूँ, y की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। कैसे, वो देखिए। 88 होता है 8 से डिविजिबल, 88 होता है 8 से डिविजिबल। यहाँ पर मिल जाएगा आपको 93, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 5 और लास्ट डिजिट 6 है तो 56 बनेगा और ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो मीन्स कि एक वैल्यू आपको पता चल गया है y की, एक वैल्यू y की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3। अब दूसरी वैल्यू y की कितनी हो जाएगी? दूसरी वैल्यू y की कितनी होगी? अगर मैं y के जगह पे यहाँ पे 5 रखता हूँ तो क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर 7 में रखता हूँ 7 तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? तो देखिए 96 जो होता है वह 8 से डिविजिबल होता है। अब यहाँ पे 97 बना रहे हो आप, y की वैल्यू अगर आप 7 ले रहे हो तो उस दशा में ये रिमाइंडर आपको 1 दे देगा, लास्ट डिजिट 6 है तो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। मीन्स एक y की वैल्यू आपको 3 मिला और दूसरी वैल्यू जो मिला y की वह 7 मिला है। ठीक है, तो आप क्या करो कि सबसे पहले y की वैल्यू यहाँ पे 3 रख के 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप x की वैल्यू निकाल लो। 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के x की वैल्यू आप निकाल लो और वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या x की वैल्यू y से बड़ी आ रही है कि नहीं है। अगर x की वैल्यू y से बड़ी आ जाएगी तो उस दशा में y की वैल्यू आपको 3 लेना होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू कम आ गया y के तुलना में तो उस दशा में हमें फिर से y की वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। जब y की वैल्यू यहाँ पर हमने 3 लिया है तो देखिए ये 6 3 9 9 9 18 18 2 20 20 4 24 24 अब 5 कितने होते हैं? 24 और 5 होते हैं 29, यही होता है ना। 24 5 कितने होते हैं? 29 होता है। ठीक है, 6 3 9 9 9 18 2 20 20 और 9 29। तो ये नंबर आपको मिल जाएगा 29। अब प्लस x बट्टे 9, चूँकि आप 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हो। अब अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आने के लिए x की वैल्यू आपको कितना लेना होगा? 7 लेना होगा। यही होगा, क्योंकि अगर आप x की जगह पे यहाँ पे 7 रखते हो तो दोनों का सम 36 बन जाएगा और 36 जो होगा वह 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब हम y की वैल्यू 3 ले रहे हैं, y की वैल्यू हम लोग जब 3 ले रहे हैं यहाँ पे
तो उस दशा में x की वैल्यू आपको मिल रहा है कितना, 7 मिल रहा है। और सवाल में एक लाइन दिया गया है कि x का मान y से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 आ रहा है, तो क्या ये x की वैल्यू जो है वह y से बड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बड़ी आ रही है, x 7 है और y 3 है, तो x का मान y से अगर बड़ा आ रहा है तो यही हमारा x की वैल्यू होगा और ये हमारा y की वैल्यू होगा। तो बस यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, x की जगह पे 7 रखोगे तो ये हो जाएगा कितना, 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14, y की जगह पे आप 3 रखोगे तो 14 और 9 होते हैं कितना, 23। और ये इस सवाल का उत्तर होगा। इन दोनों का सम जो हो जाएगा वह कितना होगा, 23 होगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 166 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 166 सवाल में दे रखा है एक 7 डिजिट्स का नंबर है जो कि 72 से डिविजिबल है। तो x की वैल्यू y से बड़ी होने के लिए 2x माइनस y का मान कितना होगा ये आपको बताना है। x की वैल्यू y से बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 166 देखिएगा, काफ़ी आसान सवाल है, सेम पैटर्न के सवाल है। 7 डिजिट्स का नंबर लिखा गया है, नंबर लिखा गया है 64x29, 64x29। आगे लिखा गया है y6। ये 7 डिजिट्स का जो नंबर है वह 72 से डिविजिबल है। आपको बताना है 2x माइनस y क्या होगा, 2x माइनस y का क्या होगा ये आपको बताना है। हमें पता है कि अगर ये 7 डिजिट्स का नंबर 72 से डिविजिबल है तो ये 7 डिजिट्स का नंबर जो होगा वह 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, है कि नहीं है? हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यू हम पता करते हैं। अच्छा ध्यान रहे कि एक्स का मान जो होगा ना वह वाई से बड़ी है। इस सवाल में हमें दे रखा है कि एक्स की वैल्यू आपको वाई से बड़ी लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो लास्ट 3 डिजिट, चूँकि हम जानते हैं ये 7 डिजिट्स का नंबर अगर 72 से डिविजिबल है तो ये 8 से भी डिविजिबल होगा और ये 9 से भी डिविजिबल होगा, है कि नहीं है? और अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो इसका लास्ट 3 डिजिट्स जो होगा वह भी 8 से डिविजिबल होगा। इससे पहले वाला जो सवाल हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 165, वहाँ पे भी लास्ट 3 डिजिट जो था वह सेम ही था, उसमें भी 9y6 था। तो वहाँ पर हमने y की 2 वैल्यू निकाला था, एक आया था 3 और दूसरा आया था 7। तो यहाँ से हमें पता है y की वैल्यू जो मिलने वाली है हमें वो 3 और 7 मिलने वाली है। अब मैं क्या करता हूँ, चूँकि x की वैल्यू हमें बड़ी रखनी है y से, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू 3 रख के सबसे पहले x के बारे में जानना चाहता हूँ कि x की वैल्यू क्या y से बड़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो चलिए हम 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी संख्या अगर 9 से विभाजित हो रही है तो उस संख्या में जितने भी अंकों का प्रयोग किया गया है उन अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो अंक लिखे गए उन सब का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो सबको जोड़ लेते हैं, 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, अब 20, अब 4 24, 24 6 कितना हो जाएगा 30। तो इसके अंकों का योगफल जो बन रहा है वो बन रहा है 30, अब प्लस एक वेरिएबल x, अब बट्टे ये नंबर 9 से आप डिवाइड कर रहे हो। तो आप चाहते हो कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए यानी कि रिमाइंडर 0 मिले। तो उस दशा में x की वैल्यू आपको क्या लेना होगा, 6 लेना होगा, तभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित होगा। अंकों का योगफल 36 बनेगा और 36 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिला x की वैल्यू जो होगा वह 6 मिल रहा है और y की वैल्यू आपको मिल रहा है कितना 3। तो क्या x की वैल्यू y से बड़ी आ रही है? आपको बिल्कुल आ रही है। तो अगर x का मान y से बड़ा हो रहा है तो बस यहाँ पे x की वैल्यू 6 हो जाएगा, y की वैल्यू 3 हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर दीजिए, 6 दूना 12, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, 12 माइनस 3 हो जाएगा उत्तर 9। और यही सवाल का उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर। फिर 7 अंकों की संख्या दिया गया है और ये नंबर लिखे गए हैं 7 8x1, 7 8x1। आगे लिखा गया है y68, y68। ये 7 अंकों की संख्या जो है वह 88 से विभाज्य है। तो आपको बताना है x जोड़ y कितना होगा। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि x का मान y से बड़ा है या फिर x की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम लेनी है। आप x y की कोई भी नॉर्मल वैल्यू निकाल लीजिए जिससे कि ये नंबर 88 से विभाज्य हो। हमें एक बात पता है कि अगर ये 7 डिजिट्स का नंबर 88 से डिविजिबल है तो ये नंबर जो होगा वह 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। इतना बात अपने को अच्छे से पता है। अब अगर ये 7 अंकों की संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो कोई भी संख्या अगर 8 से पूर्णतः विभाजित होती है तो उस संख्या के लास्ट 3 डिजिट जो होते हैं वह भी 8 से डिविजिबल होते हैं, तभी वो नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा। आप सोचिए, हमें पता है ये नंबर 8 से डिविजिबल है
तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखूँ कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो सके। आप कहोगे सर y की वैल्यू तो दिख रहा है कि अगर आप y की वैल्यू 1 लेते हो तो ये नंबर बन जाएगा 168, और 168 जो है वह 8 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। 8 दूना 16, 8 एकम 8, तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि y की एक वैल्यू आपको मिल गया है 1, ठीक। लेकिन एक के अलावे कोई और वैल्यू है क्या? तो एक के अलावे अगर आप y की वैल्यू यहाँ पे 3 रखते हो तब भी ये नंबर बन जाएगा 368, और ये भी 8 से डिविजिबल है। कैसे वो देखिए, 8 चौक 32, रिमाइंडर आपको मिलेगा 4, लास्ट डिजिट 8 है तो 48 बनेगा, और 48 8 से डिविजिबल है। तो ये इसका मतलब एक और वैल्यू आपको मिल गया है y की 3। अब कुछ और वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं जब ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, तो उस दशा में कुछ और वैल्यू पॉसिबल शायद हो सकते हैं। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि x प्लस y का मान कितना होगा। तो मैंने क्या किया, y की 2 वैल्यू निकाल रखी है। यहाँ पे 2 नॉर्मल वैल्यू हमने निकाल लिया y की, जिससे ये नंबर 8 से डिवाइड हो सके। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर y की वैल्यू रख देता हूँ। क्या रखूँ? सबसे पहले मैं 3 रखता हूँ, और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जब मैं y की वैल्यू 3 रखूँगा तो उस दशा में x का मान कितना आएगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो चलिए इसको आप y की जगह पे हमने 3 रखा तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ। तो ये हो जाएगा कितना, 8 3 11, 11 प्लस x, 11 प्लस 7 कितने होते हैं 18, 11 और 7 कितने होते हैं, सॉरी 11 7 हाँ 18 होता है। ये हो जाएगा 18, अब प्लस ये 1 वेरिएबल जो है x, ये हो जाएगा 18 अब प्लस x। अब इतने ओड प्लेस पे जितने डिजिट्स हैं उन सब का हमें सम निकालना है। तो ये हो जाएगा 6 1 7, 7 अब प्लस 8 कितना हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा कितना 15। अब इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 हो या 11 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा, तभी ये नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा। आप सोचिए x की जगह पर मैं यहाँ पे क्या रखूँ। अच्छा एक बार इसको आप माइनस ही कर दो तो ये नंबर आपको मिल जाएगा कितना x अब प्लस 3, यही होगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, है कि नहीं है। अब 0 तो नहीं होगा, दोनों का सम 0 तो नहीं होगा, क्योंकि 0 होने के लिए x को निगेटिव होना पड़ेगा। तो x निगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो उस दशा में मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेना होगा, तो आप कहोगे x की वैल्यू अगर आप 8 लेते हो तो 8 प्लस 3 11 बन जाएगा, मतलब कि इस केस के फॉर्म में बन जाएगा। तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा। कब? जब x की वैल्यू आप 8 रखोगे। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू पता चल गया है कि x की वैल्यू जो होगा वह 8 होगा, ठीक है। x की एक वैल्यू हमें मिल गया है 8। कब मिला है? जब y की वैल्यू हमने 3 रखा है। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू आपको मिला है कितना, y की वैल्यू आपको मिला है कितना 3। अब सोचिए क्या ये दोनों का सम ऑप्शन में दिया गया है 11। अगर दोनों का सम ऑप्शन में 11 दिया गया होगा तब तो हमें यही हमारा उत्तर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या दिया गया है, अब देखोगे ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 8 प्लस 3 जो है वह 11 है। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया होता तब हम y की कुछ और वैल्यू रख के x की कुछ और वैल्यू निकाल सकते थे। क्या 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित होगी? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 168, क्वेश्चन नंबर 168। कोई भी संख्या अगर 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वो संख्या जो होती है वह 1001 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आप ऑप्शन में आपको जो दे रखा है वो सारे के सारे 5 डिजिट्स के नंबर हैं। 5 डिजिट्स का कोई भी नंबर अगर 1001 से डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर का नेचर कैसा होता है वो देखिए। हमें पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने गेस कर लिया होगा आंसर क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको एक्चुअली में कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर नंबर जो 7 11 13 यानी कि 1001 से डिवाइड है तो उस नंबर का नेचर कैसा होता होगा वो देखिए। जैसे कोई भी संख्या अगर 1001 से पूर्णतः विभाजित है और वो इस 1001 में मैं किसी भी 2 अंकीय संख्या से गुना करता हूँ, कोई भी नंबर, कोई भी 5 अंकों की संख्या, कोई भी 5 अंकों की संख्या अगर 1001 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो उस 5 अंकों की संख्या का नेचर कैसा होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो किसी भी 2 अंकीय संख्या को जब आप 1001 से गुना करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर मिलेगा XY 0XY, ये नंबर आपको मिलेगा। और यही वो 5 अंकों की संख्या होगी जो 7 11 13 मतलब कि 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये जो है वह 1000 मतलब कोई भी 5 अंकों की संख्या अगर 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो उस 5 अंकों की संख्या का ये बेसिक नेचर है। वो 5 अंकों की जो संख्या होगी उसका नेचर जो होगा वह यही होगा। लेकिन अगर कोई 7 11 कोई भी नंबर अगर 7 11 13
से विभाजित हो रहा है, मतलब 1001 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, और वो अगर 3 अंकों की संख्या है तो उस संख्या का बेसिक नेचर कैसा होता है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कोई भी 6 अंकों की संख्या जो 1001 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो उस 6 अंकों की संख्या का नेचर होता है बस ये 3 अंकों की जो संख्या होती है वह स्वयं को 2 बार रिपीट कर जाती है, यानी उस नंबर का जो नेचर होगा वह कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। वो 6 अंकों की जो संख्या होगी वह कुछ ऐसा होगा जिससे वो नंबर जो होगा वह 1001 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, मतलब कि इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। अब चूंकि अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है सिर्फ 5 अंकों की संख्या, यानी कि सारे ऑप्शन दिए गए हैं 5 अंकों की, तो हमारा आंसर जो भी होगा, जो भी ऑप्शन होगा उस ऑप्शन का नेचर कुछ ऐसा होगा, उस ऑप्शन का नेचर कुछ ऐसा होगा। आप देखिएगा सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिए तो एक ही ऑप्शन आपको ऐसा दिखेगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 1, यहाँ पे लिखा गया है 5, यहाँ पे लिखा गया है 0 और आगे लिखा गया है फिर से 1 और यहाँ पे 5। तो देखिए क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है? हमारा 5 अंकों की जो संख्या जो 1001 से पूर्णतः विभाजित हो रही है उस नंबर का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है। क्या ये जो नंबर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है क्या ये उस तरीके से लिखा गया है? आप कहोगे बिल्कुल ही लिखा गया है। x की जगह पर 1 है, y की जगह पे 5 है और 0 की जगह पर फिर से 0 है, फिर यहाँ पे x की जगह पर 1 है और y की जगह पे 5 है, मतलब कि ये नंबर जो होगा वह 1001 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो कोई भी 5 अंकों की संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित होती है तो उस नंबर का नेचर कैसा होता है वो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 169 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 है क्या? क्वेश्चन नंबर 169 का निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11, 13, 17 से पूर्णतः विभाजित होगी? 11, 13, 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब ध्यान से देखिएगा सारे ऑप्शन को, तो सारे ऑप्शंस जो हैं वह 6 डिजिट्स का है, 6 डिजिट्स का है, और ये नंबर जो होना चाहिए 6 अंकों की जो संख्या होनी चाहिए वो 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अभी मैंने आपको कहा कि कोई भी संख्या अगर 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो वो संख्या जो होती है वह 1001 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। 1001 से क्यों पूर्णतः विभाजित होती है? तो ये 1001 जो होता है वो इन तीनों का एलसीएम होता है। तो कोई भी संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो वो संख्या जो होगा वह 1001 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। और कोई भी संख्या जो 6 अंकों का है और वो 1001 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो उस 6 अंकों की संख्या का जो नेचर होता है वह कुछ ऐसा होता है कि 1001 में किसी भी 3 अंकीय संख्या को अगर आप गुना करते हो x, y, z तो ये नंबर आपको मिलेगा x, y, z। ऐसा क्यों होता है इसका मैंने प्रूव आपको दिया है, पीछे आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। तो वहाँ पर मैंने एक्चुअली में तरीके कंसेप्ट को प्रूव करके रखा है कि ये 6 अंकों की जो संख्या होती है वह 1001 से अगर पूर्णतः विभाजित है तो उस 1001 को अगर मैं किसी 3 अंकीय संख्या से गुना करूंगा तो उस जो 6 अंकों की संख्या बनेगी वह कुछ इस फॉर्मेट का नंबर बनता है। ये नंबर जो होगा वह 1001 से पूर्णतः विभाजित होगा, और अगर 1001 से पूर्णतः विभाजित होगा तो इन तीनों नंबर से भी ये पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप देखिए क्या कहा है कि सारे ऑप्शन जो है वह 6 डिजिट का नंबर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है जो इस फॉर्म में दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो आप ध्यान से देखिएगा 624 624 624। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा 624, फिर आगे लिखा गया है 624 624। क्या ये नंबर जो लिखा गया है वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? आप कहोगे बिल्कुल है, यानी ये जो 3 अंकों की संख्या है वो स्वयं को 2 बार रिपीट कर रही है। इसका मतलब ये 6 अंकों की जो संख्या होगी वह 7, 11, 13 से डिविजिबल होगा, मतलब हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। हमने डी लगा दिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का उत्तर होगा। डी नहीं होगा, डी का नेचर कुछ अलग है। डी का नेचर देखिएगा ये है 624 624 है, बट फिर लिखा गया है 646 लिखा गया है। अब देखिए ये 3 अंकों की जो संख्या है वो स्वयं को 2 बार रिपीट नहीं कर रही है। यहाँ पर 624 है लेकिन यहाँ पे 646 है, तो ये नंबर जो होगा वह 1001 से डिविजिबल नहीं होगा। उसी प्रकार से बाकी के कोई भी ऑप्शन जो होंगे वह इस फॉर्म में नहीं है, यानी कि जो 3 अंकों की संख्या बनती है वह स्वयं को 2 बार रिपीट करना चाहिए, तभी वो नंबर 1001 से डिवाइड हो पाएगा।
क्वेश्चन नंबर 170 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 170 कहा है विच एमंग द फॉलोइंग इज इरेशनल क्वांटिटी, मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक अपरिमेय संख्या दे रहा है। तो आप देखोगे पहले ऑप्शन को, तो यहाँ पे 1030 और 1060 डिग्री दे रखा है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वह एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक इंटीजर वैल्यू मिलेगा, तो ये नंबर जो होगा वह एक रेशनल नंबर होगा। सिमिलरली ऑप्शन नंबर 2 जो दिया गया है sin 30 डिग्री, इसका वैल्यू 1/2 होता है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। ऑप्शन नंबर 3 को देखिए 1045 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ। तो बाकी के 3 नंबर अगर रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हमसे पूछा जा रहा है, तो चौथा ही ऑप्शन इरेशनल नंबर होगा। और वैसे एक से बड़ी किसी भी संख्या के बारे में कहा जा रहा है, एक से बड़ी किसी भी संख्या के बारे में कहा जा रहा है कि जो संख्या होगी उस संख्या के व्युत्क्रम का अंतर एवं इस संख्या और इसके व्युत्क्रम के योगफल का 25% है, तो इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये आपको पता करना है। तो चलिए कोई भी नंबर मैं मान लेता हूँ। जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 171, जैसे मैंने मान लिया x मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कोई भी वेरिएबल हमने मान लिया x। अभी इस x की वैल्यू जो होनी चाहिए वह 1 से बड़ी होनी चाहिए, पहला कंडीशन सवाल में दिया गया है। अब कहा है कि इस संख्या एवं इस संख्या के व्युत्क्रम का अंतर, इस संख्या एवं इस संख्या के व्युत्क्रम का अंतर एवं इसी संख्या x एवं इसी संख्या के व्युत्क्रम का योगफल, इसी संख्या एवं इसी संख्या के व्युत्क्रम का अंतर एवं यही संख्या एवं इसी संख्या के व्युत्क्रम का योगफल का 25% ये होगा। मतलब ये हुआ कि x - 1/x जो है वह x + 1/x का कितना प्रतिशत है, 25% है। ऐसा सवाल में दिया गया है कि x - 1/x जो है वह x + 1/x का 25% के बराबर है, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस संख्या का 4 घातांक इसके वर्ग से कितना प्रतिशत होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी x4/x² हमसे पूछा जा रहा है कि नहीं है। तो देखिए कैसे पता करते हैं वो देखिए, आप 25% को लिख सकते हो 1/4, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए x - 1/x के सामने 1 है, तो x - 1/x की वैल्यू 1 होगी और x + 1/x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो x - 1/x जोड़ x + 1/x बराबर हो जाएगा 1/4। कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x4x²। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए x² की वैल्यू, है कि नहीं है। x² का टर्म अगर आप बना लोगे तो वहाँ से x⁴ का टर्म भी हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं, या तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके x² - 1 फिर x करो, फिर इसको आप करो। तो यहाँ से भी आप इस रास्ते से भी जाकर आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन मैं एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। वो देखिए, आप क्या करो कि दोनों तरफ कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर दो, यानी कि C और D का हम लोग यूज करने वाले हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है कि नीचे वाली संख्या ऊपर में जाके जुट जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे आके घट जाती है। तो ये नंबर होता है x - 1/x। ये वाला नंबर, डिनोमिनेटर वाला नंबर ऊपर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा x + 1/x, ऐसा हो जाएगा। और नीचे जब कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करोगे तो ये हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी x + 1/x है, और ऊपर वाला नंबर जो होगा वह नीचे आके माइनस हो जाएगा। तो ये होगा प्लस में जो है उसको आप माइनस में लिख दीजिए, और जो माइनस में ऑलरेडी पहले है उसको आप प्लस में लिख दीजिए। यानी जब ऊपर वाले को हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, जब ऊपर वाले में हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो हमको ये टर्म मिला, जब नीचे वाले में हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो हमें ये टर्म मिला। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर लिया है तो आपको राइट हैंड साइड में भी कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 - 1, ऐसा होगा। तो ये नंबर आपको मिल जाएगा 5/3, राइट, 5/3। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये नंबर इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए ये -x + x कैंसिल हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा x + x, ये ऊपर आपको मिल जाएगा 2x, नीचे आपको मिल जाएगा कितना 1/x + 1/x यानी कि 2/x। ये नंबर आपको मिल जाएगा कितना 2/x, ऊपर में चला जाएगा x तो x² हो जाएगा, ये नंबर होगा 2/x।
तो 2 से 2 कैंसिल होगा, x ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर आपको मिल गया है 5/3। एक्स स्क्वायर बराबर आपको मिल गया है 5/3। अब एक्स स्क्वायर अगर 5/3 है तो x की पावर 4 जो होगा वह कितना हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा 25/9। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आपको पता चल गया है कि x की पावर 4 और एक्स स्क्वायर का रेशियो हमें पता है, ये है 25/4, सॉरी 9 है ना, 9, और ये रेशियो आपको पता है कि ये है 5/3, 5/3, राइट। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब रेशियो को बैलेंस कर दीजिए, तो बैलेंस करने के लिए इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा, ठीक, तब ये ख़त्म हो जाएगा। अब यही हमसे पूछा जा रहा है कि पावर 4 जो है वह स्क्वायर से कितना अधिक है। देखिए कितना अधिक हो रहा है, 10 अधिक हो रहा है। किससे हो रहा है, तो 15 से हो रहा है, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 और 3, ठीक। तो 200/300 कहने का 200 को 3 से डिवाइड करोगे तो नंबर आपको मिल जाएगा 66.66%। क्या दिया गया है, यानी कि पावर 4 जो है वह स्क्वायर से कितना प्रतिशत अधिक है, 66.66% है। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान। मान कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। 10 डिजिट्स का नंबर है और नंबर लिखा गया है 2x6। नंबर लिखा गया है 2x6। कितने जीरो दिए गए हैं इस पर, 5 जीरो है, 3 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो है, ठीक। लास्ट में क्या दिया गया है, लास्ट में दिया गया है y8। ये नंबर जो है वो 24 से डिविजिबल है, 24 से डिविजिबल है, ठीक है। कहा है x y जो है वह 0 के बराबर नहीं होगा, तो x + y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू भी मिनिमम आपको चाहिए और y की वैल्यू भी मिनिमम चाहिए, ठीक है, तभी इन दोनों का सम में मिनिमम आ पाएगा। अब कोई भी नंबर अगर 24 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो होगा वह 3 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 8 की डिविजिबिलिटी रूल इसमें लगाऊंगा। आप सोचिए y की जगह पर हम 0 रखेंगे तब भी ये नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा, लेकिन कहा x और y दोनों 0 के बराबर नहीं, 0 नहीं लेना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, x y की वैल्यू 0 नहीं लेना होगा। अब 0 के अलावे क्या हो सकता है, तो आप 0 के अलावे आप सोचिए आप क्या रखोगे कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। एक ही रास्ता है कि y की वैल्यू आप 4 रख दोगे तो ये 48 बनेगा और नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा, है कि नहीं है। और कोई रास्ता है क्या, कोई नंबर होता है, कोई ऐसा नंबर है 8 के टेबल में, कोई ऐसा नंबर है जिसके मतलब 8 के टेबल में यूनिट प्लेस पे 8 कब आता है, 148 में आ गया, और कब आता है 8 दूना 16 24 32 40 48 56 64 72 70, मतलब x y की एक ही वैल्यू मिलेगा आपको, y की एक ही वैल्यू मिलेगा। कितना हो जाएगा, y बराबर 4 हो जाएगा। अब चुपचाप y की वैल्यू यहाँ पे 4 रख के 3 की डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। हमने जब 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगाया तो उस दशा में y की वैल्यू हमें 4 मिला। अब मैं क्या करता हूँ कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के x की वैल्यू पता करने जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 8 4 12, अब 12 6 18, 18 2 20, 20 हो जाएगा। 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20, तो ये बन जाएगा 20 + x। अब ये नंबर अगर 3 से विभाजित है तो रिमाइंडर 0 आने के लिए x की वैल्यू 1 लेना पड़ेगा आपको। तो देखिए x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। x + y की वैल्यू, x + y की मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, x + y की मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, x + y की मिनिमम वैल्यू हमसे अगर पूछा जा रहा है तो y की मिनिमम वैल्यू 4 होगा और x की मिनिमम वैल्यू, कम से कम यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तभी ये नंबर 3 से डिवाइड हो पाएगा। तो x की मिनिमम वैल्यू भी हमने निकाल लिया, y की मिनिमम वैल्यू हमने निकाल लिया, तो बस दोनों का सम निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 4, यानी उत्तर आपको मिल जाएगा 5। ये इस सवाल का उत्तर होगा, यानी x + y की मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 173 की ओर। 173 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173
कहा किसी संख्या के वर्ग तथा उसके घन के व्युत्क्रम का अनुपात 243/16,807 है, तो संख्याएं क्या होगी। ठीक है, एक संख्या के वर्ग, जैसे मैंने मान लिया एक नंबर जो है वह x है, तो इस नंबर का स्क्वायर जो होगा वह x² होगा। ठीक है, आगे कहा है कि इसी संख्या के व्युत्क्रम का घनफल, घनफल कहने का मतलब होता है 1/x की क्यूब, इसका क्यूब। अब इसका जो रेशियो आपको दिया गया है, इसका मान जो दिया गया है किसी भी संख्या के वर्ग एवं उसी संख्या के व्युत्क्रम के घनफल का अनुपात आपको दिया गया है, कितना है 243/16,807। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि बताइए वो संख्या क्या होगी, यानी x क्या होगा, ये आपको पता करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखिए कैसे इससे हम निपटते हैं वो देखिए। एक चीज़ बताइए, ये नंबर आपको मिल जाएगा x² है, तो ये बन जाएगा, नीचे मिल जाएगा आपको 1/x की क्यूब, राइट, कोई दिक्कत। अब देखिए ये x³ नीचे हमें पता है, ये नीचे x³ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो x² × x की क्यूब का टर्म बनेगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x⁵ = 243/16,807। कोई दिक्कत, इतना हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। हमें एक बात अच्छे से पता है कि 3 का पावर 4 जो होता है वह होता है 81, ये बात अपने को बचपन से पता है। उसके बाद 3 की पावर 5 जो होता है वह होता है 243। एक बार और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 243, है कि नहीं है। मतलब यहाँ पे जो बेस बन रहा है वह 3 की पावर 5 बन रहा है, तो ऊपर में जो नंबर बनेगा, ऊपर में जो बेस बनेगा वह 3 बनेगा, है कि नहीं। ऊपर का जो बेस बनेगा, इसको यहाँ पर जो नंबर लिखा गया x⁵, ये कहीं ना कहीं ऐसे लिखा गया होगा 3⁵ अपॉन यहाँ पे y⁵ ऐसा कुछ होगा 5, है कि नहीं, ऐसा कुछ होगा। ठीक, तो एक बात तो अपने को पता चल गया कि न्यूमरेटर का जो बेस होगा वह 3 होगा। तो सबसे पहले देखिए कि न्यूमरेटर का बेस 3 कहाँ पे आ रहा है, तो आप पाओगे एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा उत्तर होगा। यानी x⁵ इक्वल टू हो जाएगा कितना, x⁵ अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए x⁵ की वैल्यू अगर 243/16,807 लिखा गया है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3/7। कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। कैसे, मैंने बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्या किया है, कंपेयर किया है यहाँ पे, चूँकि हमें पता है कि 3 की पावर 4 जो होता है वह 81 होता है, तो 3 की पावर 5 जो होगा वह 243 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर का बेस हो जाएगा वो बेस 3 होगा। तो सारे ऑप्शन को देखिए कि न्यूमरेटर का बेस 3 कहाँ पे बन रहा है, तो आप पाओगे एक ही ऑप्शन में बन रहा है, और ऑप्शन नंबर ये सी बन रहा है, और यही हमारा उत्तर होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 को देखिए, कहा है एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर एवं वही संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है, तो उस संख्या का वर्गफल और उसके घनफल के बीच घनफल से कितना प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी संख्या का जो वर्गफल है वह उसके उसी संख्या के घनफल से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। तो ऑलरेडी ऐसे सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 171 में, वही कंसेप्ट हमें फिर से यूज करना है। तो देखिए कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। आपको जो भी वैल्यू लेट करनी है, जो भी वैल्यू आपको लेनी है, उसका मान 1 से बड़ा होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन सवाल में दिया गया है। तो मैंने मान लिया कि वह संख्या जो होगी वह x होगी, तो x का मान जो होगा वह 1 से बड़ा होना चाहिए, ये सवाल में दिया गया है। अब आगे क्या कहा है, आगे कहा है कि जो संख्या आपने लिया है वह संख्या x एवं उसी संख्या का व्युत्क्रम, एक संख्या एवं उसी संख्या के व्युत्क्रम का अंतर, एक संख्या एवं उसी संख्या के व्युत्क्रम का अंतर एवं वही संख्या एवं उसी संख्या के व्युत्क्रम का योगफल का 20% है, कौन है, x-1/x। सवाल में कहा है x-1/x की जो वैल्यू है वह x+1/x के 20% के इक्वल है, ऐसा सवाल में हमें दे रखा है, ये आपको समझना होगा। अब एक चीज़ बताइए, इस 20% की वैल्यू हम सबको पता है 1/5 होती है, ठीक। अब x-1/x के सामने चूंकि 1 है, तो x-1/x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x-1/x/x + 1/x, राइट। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x,
1/5, कोई दिक्कत नहीं। यानी x माइनस 1/x के सामने अगर 1 है तो x माइनस 1/x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और x प्लस 1/x की वैल्यू जो होगी वह कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ से x माइनस 1/x अपॉन x प्लस 1/x की वैल्यू 1/5 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x² रेशियो x की क्यूब, तभी हम रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं कि कितना प्रतिशत कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो सबसे पहले x² और x³ का टर्म चाहिए। तो कैसे बनेगा वो देखिए, एक और रास्ते हैं, लेकिन वो रास्ता कठिन है, इसलिए उस रास्ते से हम नहीं जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल क्या कर लेते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर देते हैं, तो वहाँ से आसानी से हम x की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो C&D जब यूज करोगे, यहाँ पे जब कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करोगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा x माइनस 1/x। और कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करने का मतलब होता है जब ऊपर में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो नीचे वाला टर्म ऊपर जाके क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये बन जाएगा x माइनस 1/x, और नीचे वाले को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऊपर में जब हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर दिया है तो नीचे भी कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर दीजिए, x प्लस 1/x। अब नीचे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो ऊपर वाला टर्म नीचे आके घट जाता है, तो ऊपर में जो भी प्लस में है उसको माइनस में लिख दीजिए, जो माइनस में है उसको प्लस में लिख दीजिए। तो ऊपर में देखिए x प्लस में है तो ये नीचे आके माइनस में हो जाएगा, ऊपर में 1/x जो है वो माइनस में है तो नीचे आके प्लस में हो जाएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपने C&D यूज किया तो आपको ये टर्म मिला है, तो राइट हैंड साइड में जब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे तो ये 5 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आपको मिल जाएगा 6, और नीचे 1 आके माइनस हो जाएगा तो नीचे आपको मिल जाएगा 4। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जा रहा है, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x प्लस x 2x, नीचे बन जाएगा 1/x प्लस 1/x यानी 2/x। फिर x जो होगा वह ऊपर में चला जाएगा तो 2 से कैंसिल ही हो जाएगा। देखिए इसको हम एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, ऊपर में मिल जाएगा आपको x प्लस x, ये हो जाएगा 2x, नीचे हो जाएगा 1/x प्लस 1/x, ये हो जाएगा 2/x, कोई दिक्कत, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये x जो होगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x² बराबर 3/2, x² बराबर 3/2। अब x² की वैल्यू हमें मिल गया है 3/2, और हमें चाहिए x की क्यूब की वैल्यू। x³ कैसे पता करते हैं x² से, वो जरा देखिए। एक बात हमें बताइए, x जैसे x² की वैल्यू अगर 3/2 है और हमें चाहिए x की क्यूब का टर्म, कैसे पता करते हैं वो देखिए। मान लीजिए अगर x की वैल्यू अगर √2 है, जैसे x की वैल्यू अगर √2 है तो इसका क्यूब अपने को चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग √2 इंटू √2 निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सब बचपन से आपको पता होगा। अब इसी स्क्वायर से हमें x की क्यूब का टर्म चाहिए, कैसे वो निकालते हैं वो जरा देखिए, x² से हम x की क्यूब का टर्म निकालते हैं। मेरे को एक चीज़ बताइए, सबसे पहले यहाँ से इसको हम कैसे पता कर सकते हैं। अब देखिए इसी x² से हम लोग x की क्यूब का टर्म निकालते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा x की वैल्यू जो होगा वह √3/√2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू जो होगा वह √3/√2 हो जाएगा, तो यहाँ से फिर हो जाएगा x की क्यूब की वैल्यू जो होगा वह कितना हो जाएगा। अब चूंकि x की वैल्यू अगर √3 है और अपने को चाहिए क्यूब x की वैल्यू अगर √3 है और अपने को चाहिए x की क्यूब की वैल्यू, x की वैल्यू अगर √3 है और अपने को चाहिए x क्यूब की वैल्यू, तो इसको 3 बार गुना कर दोगे, √3 इंटू √3 तो ये हो जाएगा 3√3 और नीचे हो जाएगा 2√2, ऐसा बन जाएगा, 2√2 बन जाएगा। तो यहाँ से अपने को पता चल गया है कि x² रेशियो x की क्यूब की वैल्यू जो होगी वह कितनी होगी, 3/2 रेशियो 3√3 नीचे 2√2, राइट, 2√2। अब यहाँ से हमें कंपैरिजन करना है कि कौन कितना प्रतिशत आगे है, अधिक है या कम है। बट सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, तो इसके लिए हमें इसमें √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर √2 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये हो जाएगा, तो नीचे √2 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर में भी हमें √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3√2/2√2, 3√2/2√2। तो
तो उस दशा में रूट टू कैंसिल ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 3√2 रेशियो 3√3 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से कंपैरिजन हमें करना है। आप एक चीज़ बताइए, √2 की अप्रॉक्स वैल्यू आपको पता होगा, आप सबको पता होगा √2 की वैल्यू जो होता है वह होता है लगभग 1.4 के इक्वल, है कि नहीं है। ये चूँकि ये 200 के आसपास वाली वैल्यू होता है, तो 200 के जस्ट पहले कौन सा स्क्वायर है, 194 है, 196 है, और 196 किलो वर्गमूल जो होता है वह होता है 14, ठीक है। फिर √3 की अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है वह 1.7 होता है। क्यों होता है, तो 300, ये √3 को ऐसे सोचिए कि 300 है, रूट के अंदर 300 है, तो 300 के जस्ट पहले कौन सा पूर्ण वर्ग होता है, 289। 289 का वर्गमूल होता है 17। अब चूंकि यहाँ पे 3 था तो इसलिए 1.3। √2 की अप्रॉक्स वैल्यू इतनी, √3 की अप्रॉक्स वैल्यू जो होगी वह इतनी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा 3 × 1.4 रेशियो, ये हो जाएगा 3 × 1.7। अब यहाँ पे देखिए 14 तिया 42 यानी 4.2, ये हो जाएगा 17 तिया 51 यानी कि 5.1। अब जरा देखिए कि कौन किससे कितना अधिक है। ऐसे सोचिए कि 42 और ये 51 है, 42 और ये 51 है, तो ये इससे कितना अधिक है, 9 कम है। ये जो है वह इससे कितना कम है, 9 कम है। चूँकि हमसे पूछा जा रहा है कि वर्गफल जो है वह घनफल से कितना प्रतिशत कम है, तो ये इससे 9 कम है। किससे कम है, तो 51 से कम है। तो 100 पे कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए 5 को देखिएगा, कहा एक 10 डिजिट्स का नंबर है जो कि 88 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है x + y का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 175 को देखिए, एक 10 अंकों की संख्या है और नंबर आपको दे रखा है 797x पर 4 0 आप लगा दीजिए। आगे लिखा गया है 1y6। ये 10 डिजिट्स का नंबर अगर 88 से डिविजिबल है तो आपको बताना है x + y का मान कितना होगा। एक चीज़ बताइए, अगर कोई भी संख्या 88 से विभाजित होती है तो वो संख्या जो होगा वह 8 से भी विभाजित होगी और 11 से भी विभाजित होगी, है कि नहीं। इसका मतलब ये नंबर जो होगा वह 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसमें 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के y की वैल्यू निकालता हूँ। तो हमें पता है ये नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो इसके लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होंगे। तो सोचिए y की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो पाए। आप सोचिए y की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो रिमाइंडर 2 मिल जाएगा, लास्ट डिजिट 6 है तो 8 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप y की वैल्यू आप 2 रखते हो तब भी ये नहीं होगा, क्योंकि 12 हो जाएगा, रिमाइंडर 4 मिल जाएगा, नहीं होगा। लेकिन y की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 13 - 8 रिमाइंडर 5 मिलेगा, लास्ट डिजिट 6 है तो 56 नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमें पता चला कि y की वैल्यू जो होगा वह 3 होगा। अच्छा, एक और वैल्यू y की आप यहाँ से निकाल सकते हो जहाँ पर ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, बट अभी हम लोग नहीं निकालेंगे, अभी रहने दीजिए। आप क्या करो, आप y की वैल्यू यहाँ पे 3 रख के 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के x की वैल्यू पता करने की कोशिश करो। तो चलिए y की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 रख दिया है और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जब मैं y की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूँगा तो उस दशा में x की वैल्यू क्या निकल के आएगी कि ये नंबर 11 से भी विभाजित हो पाए। तो ये देखिए, ये 11 की डिविजिबिलिटी रूल पे लगा रहा हूँ, तो 6 + 1 7 + 7 + 7 9 7 कितना होता है, 16। 9 7 6 1 7 7 आप +9 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, आगे इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 3 + x आप +7, ये हो जाएगा -x अब +10। इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 होगा या 11 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा, तभी ये नंबर 11 से डिवाइड हो पाएगा। आप सीधा सीधा सोचिए, x की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि यहाँ पर भी इन दोनों का सम 16 हो जाए, तो आपको x की वैल्यू आप 6 रख दीजिए, तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। 16 - 16 दोनों के बीच का अंतर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हमने y की वैल्यू 3 रखा तो x की वैल्यू हमें मिल गया है 6। तो इन दोनों का सम क्या 9 ऑप्शन में दे रखा है क्या कहीं पे, क्वेश्चन नंबर 175 का, तो आप पाओगे ऑप्शन नंबर बी दिया गया है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 176 की ओर। काफ़ी छोटे छोटे सवाल हैं और ऐसे सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ऐसे इस तरह के सवाल हम लोगों ने बहुत बार सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं 176 की ओर। कहा है एक 10 डिजिट्स का नंबर है, एक 8 डिजिट्स का नंबर है और ये नंबर भी 88 से डिविजिबल है, तो 2x + 3y का मान कितना होगा।
8 डिजिट्स का नंबर है 176 और ये नंबर दिए गए हैं 5x324 5x324 आगे लिखा गया है 65y ये नंबर 88 से डिविजिबल है तो ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा। तो 2x + 3y का मान कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। 2x + 3y का मान कितना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसमें 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ और y के बारे में मैं सोचता हूँ y की वैल्यू क्या होगा। आप सोचिए ज़रा, यहाँ पे रिमाइंडर आपको मिलेगा 1, 65 में 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 1। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, y की रिमाइंडर अगर 1 मिल रहा है तो y की वैल्यू अगर आप 6 रखते हो तभी ये नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा, है कि नहीं है। नंबर आपको मिल जाएगा, जब y की वैल्यू आप 6 रखोगे तो ये 6 5 6 बनेगा और ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा। देखिए 8 64 रिमाइंडर 1 लास्ट डिजिट 6 से 16 बन जाएगा, नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो उस दशा में y की वैल्यू आपको मिल गया है कितना, 6। अब मैं क्या करता हूँ, चुपचाप यहाँ पर y की वैल्यू 6 रख के 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के x की वैल्यू निकालता हूँ। तो 6 6 12 12 2 14 14 प्लस x, ठीक 14 प्लस x, ये बन गया है 14 प्लस x, यही बना है 6 6 12 12 2 14 14 अब प्लस x। अब ये हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 12 5 कितना होता है 17। मतलब ये नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 या 11 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। कब, जब इन दोनों के बीच का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाए, तभी ये नंबर 11 से डिवाइड हो पाएगा। सोचिए ज़रा, मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूँ कि इन दोनों का सम भी 17 बन जाए, तो आप कहोगे 3 रख दीजिए। जब x की वैल्यू आप 3 रखोगे तो ये भी 17 बन जाएगा, ये भी 17 है, तो अंतर 0 आ जाएगा, तो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब जब y की वैल्यू आपने 6 रखा तो उस दशा में x की वैल्यू आपको मिला है x की वैल्यू आपको मिला है 3। तो बस यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस ये हो जाएगा कितना 6 3 18, यही हो जाएगा 18 6 24। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 177 की ओर। काफ़ी छोटे छोटे सवाल हैं और ऐसे सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 177 की ओर कहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। निम्न में से कौन सी संख्या, क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। सारे ऑप्शन मुझे लिखना पड़ेगा या फिर ऐसे ही, चूंकि ऑप्शन आपके सामने ही है तो देखिए कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड हो पाएगा। अच्छा लिख ही देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है 96 3391। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, 11657 11657। सी दिया गया है 9781। और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1076 बताइए कौन सा ऑप्शन 11 से डिवाइड हो पाएगा। सिर्फ 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगानी है और कुछ है ही नहीं। चलिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं। 3 1 4 है, 6 4 10 है और ये 9 3 12 12 और 9 21 अब माइनस 10 बन रहा है 11 से डिविजिबल, यानी दोनों के बीच का अंतर 11 आ रहा है। देखिए 3 1 4 6 4 10, ठीक है। 9 3 12 और 12 9 21 माइनस 10 11 का अंतर आ रहा है, तो यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, है कि नहीं है। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अल्टरनेट प्लेस पे डिजिट्स हैं उन सब का सम ले लीजिए, फिर इधर से आप अल्टरनेट सम प्लेस पे जो डिजिट्स है उन सब का सम ले लीजिए, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डिफरेंस आना चाहिए या तो 0 या 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच का अंतर 11 आ रहा है और ये 11 का मल्टीपल भी है, तो ये नंबर ही हमारा 11 से डिविजिबल होगा। बाकी के कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे। जैसे कोई भी चेक कर लीजिए, जैसे ये देखिए 6 6 1 7, यहाँ पे देखिएगा 7 6 13 13 1 14, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। ये देखिएगा 7 1 8 प्लस 0 यानी 8 8 9 8 17 17 8 कितने होते हैं
17 और 8 कितने होते हैं? 17 8 होते हैं 25। 25 में से आप 8 को घटाओगे तो कभी भी ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरीके से आप ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लीजिए, तो ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते देखिएगा, कहा है 77 का पावर 77 है, अब प्लस 77 है, इसको आप 78 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताइए क्या होगा, भाग शेषफल बताइए क्या होगा। ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है, बहुत ही छोटा सा सवाल है। देखिए यहाँ पर हम लोग निगेटिव रिमाइंडर यूज करने वाले हैं। निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 77 को अगर मैं 78 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या होगा, आप कहोगे 77 होगा, क्योंकि 77 में 78 से भाग ही नहीं लगेगा। तो जब भाग ही नहीं लगेगा तो जो ऊपर नंबर दिया गया है वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन इसको मैं एक और तरीके से रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। हमें पता है हमारा ओरिजिनल जो रिमाइंडर होगा वह 77 ही होगा। अब यहाँ पर मैं 77 निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम यूज करके रिमाइंडर 77 कैसे निकालता हूँ वो देखिए। मान लीजिए चूंकि 77 को 78 से आप भाग दोगे तो भाग नहीं लगेगा, तो आप सोचिएगा 77 जो है वो 78 से कितना कम है, आप कहोगे 1 कम है, तो रिमाइंडर आपका मिल जाएगा -1। रिमाइंडर आपका मिलेगा -1। और हम सबको अच्छे से पता है कि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है, बस पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने का ही एक तरीका हम लोग अपनाते हैं निगेटिव रिमाइंडर के जरिए। तो हमारा जो एक्चुअल रिमाइंडर होगा वह 77 ही होगा। लेकिन कैसे निकालते हैं वो देखिए। जब भी रिमाइंडर निगेटिव आ जाए तो आपको क्या करना है कि जो डिवाइजर है, डिवाइजर को रिमाइंडर में ऐड कर देना है। तो 78 को आप रिमाइंडर में यूज करोगे, -1 ऐड करोगे। 78 में जब -1 आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 77। और यही तो आपका एक्चुअल रिमाइंडर है कि नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब हम निगेटिव रिमाइंडर यूज करते हैं तो रिमाइंडर अगर निगेटिव आ जाए तो उसको हम डिवाइजर में ऐड करके एक्चुअल जो रियल हमारा रिमाइंडर होता है वो हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए 77 का पावर जो है वो 78 है। मैं चाहता हूँ इसको इजी फॉर्मेट में लिखना। तो सोचिए अगर यहाँ पर 1 के फॉर्म में आ जाए, मान लीजिए अगर 1 होता तो 1 के पावर कुछ भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही होता है। तो यहाँ अगर मैं 77 को 78 से डिवाइड करूँगा तो निगेटिव रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा। अभी मैंने आपको कहा था कि 77 को जब आप 78 से डिवाइड करोगे तो ओरिजिनल जो रिमाइंडर होगा वह 77 ही होगा। लेकिन इसको हम रिमाइंडर, इसी चीज़ को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं कि रिमाइंडर जो होगा वह हमारा -1 होगा। हमारा रिमाइंडर जो होगा वह -1 होगा। अब इस -1 को आप डिवाइजर के साथ ऐड कर दीजिए, एक्चुअल रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये भी हमारा रिमाइंडर है, निगेटिव रिमाइंडर हमारा -1 भी हो सकता है। तो आप 77 को 78 से डिवाइड करोगे तो निगेटिव रिमाइंडर आपको मिल जाएगा -1। अब चूंकि -1 का पावर जो है वह 77 है, अब प्लस यहाँ पे भी 77 को 78 से भाग करोगे तो निगेटिव रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा -1 ही होगा, ये भी -1 ही हो जाएगा। ठीक है। अब बट्टे में ये 78 है, राइट। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है। अब देखिएगा ध्यान से, -1 का पावर 77 है, -1 का पावर 77 है। तो कोई भी नंबर अगर निगेटिव हो और उसका पावर कोई ओड नंबर हो तो रिजल्ट आपको हमेशा माइनस में ही मिलता है। अब चूंकि नंबर का बेस जो है 1 है तो यहाँ पर पूरा ब्रैकेट -1 के पावर 77 की वैल्यू जो होगी वह कितनी होगी, 1 होगा, है कि नहीं। क्या होगा, -1 होगा, 1 ना होके -1 होगा। अब प्लस में ये है -1 तो -1 अपॉन हो जाएगा ये 78, राइट। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ से हम इसको रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं। ऊपर में मिल जाएगा आपको -2 और नीचे हो जाएगा 78। अब चूंकि देखिए इसमें भाग नहीं लग सकता है तो ऊपर वाला नंबर ही हमारा रिमाइंडर कहलाता है। और रिमाइंडर अगर निगेटिव आ रहा है तो मैंने आपको कहा था कि डिवाइजर को हमें रिमाइंडर में ऐड कर देते हैं। तो 78 को -2 के साथ आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, एक्चुअल जो रिमाइंडर मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, 76 मिल जाएगा। 78 में -2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 76 होगा। और यही इस सवाल का उत्तर होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है कि नहीं, है कि नहीं। देखिए आप लिख सकते हो 78 -2 यानी कि 76 और यही हमारा रिमाइंडर होगा। इतना कुछ करने की जरूरत 9 की ओर 179। देखिएगा कहा है कि जब पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 मिलता है। जब n को, ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया, जब n को 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 3 मिलता है। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 मिलता है।
तो जब 8n को 5 से ही भाग किया जाएगा तो उस दशा में रिमाइंडर क्या होगा। मैंने आपको कई बार बोला है कि जब भी दोनों का डिवाइजर सेम हो, जब भी दोनों का भाजक सेम हो, डिवाइजर सेम हो, तो उस दशा में फर्स्ट केस का रिमाइंडर जो होता है वही हमारा n की वैल्यू होता है। तो यहाँ फर्स्ट केस का रिमाइंडर 3 है तो ये हमारा n की वैल्यू होगा। n बराबर अगर 3 है तो बस यहाँ पे रख दीजिए, तो 8n की वैल्यू हो जाएगा 24, 8 किया 24, अब बट्टे 5, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा कितना 4। और ये इस सवाल का उत्तर है, ज़्यादा कुछ है नहीं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 180 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 को देखिए, कहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 11 है और उनके वर्गों का योगफल 65 है तो संख्याओं के घन का योगफल कितना होगा। x प्लस वाई, देखिए ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वह 65 होगा। आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिन दोनों का योगफल 11 हो जाए और उन्हीं दोनों के वर्गों का योगफल जो होना चाहिए वह 65 होना चाहिए। सोचिए अगर मैं x की वैल्यू अगर 7 लेता हूँ और y की वैल्यू मैं 4 लेता हूँ, ठीक है, तो 7 + 4 11, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 49 और प्लस यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा इसका कितना 16, तो ये हो जाएगा 16 और 9 कितने होते हैं 49, अब प्लस 16 कितना हो जाएगा 9 6 15 5, बाकी 1 4 1 5 5 1 6, यानी दोनों के स्क्वायर का सम भी कितना आ रहा है 65 आ रहा है। तो हमारा नंबर जो होगा वह 7 होगा और 4 होगा। तो पूछा है इन्हीं दोनों के क्यूब का सम कितना होगा, यानी 7 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 343 और प्लस ये हो जाएगा कितना 4 की क्यूब यानी कि 64, राइट। तो यहाँ से देखिए 4 3 7 यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सी इज़ द राइट आंसर। वैसे भी आप सोच लीजिए क्या हो जाएगा, 4 3 7 6 4 10 3 1 4, उत्तर हो जाएगा 407। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 181 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। अब बताइए, हम सबको अच्छे से पता है कि 6 की डिविजिबिलिटी रूल बस इतना होता है कि कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, दोनों से अगर डिविजिबल है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर बी ऑलरेडी ओड नंबर है, तो ओड नंबर कभी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 और 3 से भी विभाजित होगा, तभी वो 6 से विभाजित हो पाएगा। तो अब यहाँ पे बच गया है ऑप्शन ए सी डी, ये सारे इवन नंबर है तो 2 से विभाजित होगा। तो बस यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी रूल हमें लगानी है। तो चलिए देखिए 3 की डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपका। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा क्योंकि 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, 8 4 12 3 15 2 17, अंकों का योगफल 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को देखोगे तो ये बन रहा है 6 4 10 2 12 1 13, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 4 3 7 9 7 16 16 4 20 7 27 और 27 जो होता है वह 3 से विभाजित होता है। तो यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 181 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 182 की ओर। 182 को देखिएगा, कहा है कि एक संख्या लिखा गया है जो 36 से विभाज्य है, तो a प्लस बी का अधिकतम मान क्या होगा। 59a44b, 59a44b, ये नंबर जो है ना वह 36 से डिविजिबल है, 36 से डिविजिबल है। तो आपसे पूछा जा रहा है a प्लस बी की मैक्स वैल्यू क्या होगा। अब बताइए a प्लस बी की मैक्स वैल्यू निकालने का मतलब होता है a और b का अधिकतम मान, यानी इन दोनों का सम अधिकतम तभी आ पाएगा, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू आप तभी निकाल पाओगे जब आपको ए की भी अधिकतम मान पता हो और बी की भी अधिकतम मान पता हो, तभी इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू आप पता कर सकते हो। तो यहाँ से ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ मैं। तो अगर कोई भी नंबर अगर 36 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो होगा वह 4 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, ये बात अपने को पता है। और मैं जानना चाहता हूँ कि बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो आप चुपचाप सबसे पहले 4 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के बी की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। आप सोचिए बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आप कहोगे 8 हो सकता है, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप बताइए बी की वैल्यू अगर आप 8 रखते हो तो 48 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से बी की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता चल गया है 8 है, राइट। अब 8 की डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
8 रख के 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के ए की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो ये हो जाएगा 8 4 12, 12 4 16, 16 और 9 कितने होते हैं 16, 8 24, 24 1 25, 25 अब 5 30, 30 अब प्लस एक वेरिएबल ए। अब ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आने के लिए ए की वैल्यू अधिकतम क्या हो पाएगी, आप कहोगे 6 होगा, है कि नहीं। ए की वैल्यू, ए की मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 6 हो पाएगा, तभी अंकों का योगफल जो होगा वह 36 होगा और 36 9 से डिवाइड हो पाएगा। 6 के अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच गैप काफ़ी ज़्यादा है। 30 और ए के बीच, 36 और 36 के बीच काफ़ी गैप यानी 6 का गैप है तो ज़्यादा है, इसलिए ए की वैल्यू पॉसिबल होगा और वो भी 6। तो यहाँ से बी की मैक्सिमम वैल्यू 8 मिला और ए की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिला है 6। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो 8 + 6, 8 + 6 दोनों का सम हो जाएगा 8 + 6 यानी कि 14। जो ऑप्शन है उसको लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 183 की ओर। क्वेश्चन नंबर 183 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि एक नंबर है जो 9 से डिविजिबल है तो p का मान क्या होगा। बस 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगानी है। 279p, 279p, 2794p, 4 यहाँ पे 4 है, फिर p है, आगे लिखा गया है 561, 561। ये नंबर 9 से डिविजिबिलिटी रूल, 9 से डिविजिबल है तो बस इसमें 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगानी है। 6 1 6 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 9 होते हैं 25, 25 और 7 होते हैं 32, 32 2 34, 34 आप प्लस p। ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है और रिमाइंडर आप 0 रखना चाहते हो तो p की वैल्यू 2 रखनी होगी, है कि नहीं। तभी 34 + 2 36 होगा और 36 9 से डिवाइड हो पाएगा। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इस एक्सप्रेशन को जब 2x - 3 और x + 2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 7 और 0 मिलता है। तो a और b का मान कितना होगा ये आपको पता करना है। एक्सप्रेशन दिया गया है 2x³ 2x³ अब प्लस ax² प्लस bx -2। ठीक, इस एक्सप्रेशन को जब 2x - 3 और x + 2 से डिवाइड किया जाता है, x + 2 से डिवाइड किया जाता है तब रिमाइंडर क्या मिलता है। कहा जब 2x - 3 से डिवाइड किया जाता है, जब 2x - 3 से डिवाइड किया जाता है तब रिमाइंडर 7 मिलता है और जब x + 2 से डिवाइड किया जाता है तब रिमाइंडर आपको मिलता है 0, है कि नहीं। तब रिमाइंडर आपको मिलता है 0। तो आपको बताना है कि a और b का मान कितना होगा। एक चीज़ बताइए, सबसे पहले मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखना चाहता हूँ क्योंकि ये वैल्यू इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है। x + 2 से अगर इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब x + 2 जो होगा वह इसका एक 0 होगा, इसका एक रूट होगा। मतलब ये इस एक्सप्रेशन को अगर x + 2 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, मतलब ये इसको पूरा विभाजित कर देगा। तो सबसे पहले अगर x + 2 इसका एक रूट्स है तो इसका मतलब x + 2 की वैल्यू जो होगा अगर 0 हम रखेंगे तो x की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा -2 होगा। यानी x की वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन में आप -2 रख देते हो तो ये 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू आप -2 यहाँ पे रखोगे तो उस दशा में ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आपको मिलेगा कितना, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है कि a और b का मान क्या क्या हो सकता है। तो चलिए मैं a की वैल्यू यहाँ पर, x की वैल्यू यहाँ पर मैं -2 रखता हूँ। x की वैल्यू जब -2 आप रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 का क्यूब होता है कितना, -8, ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा -16 अब प्लस ये हो जाएगा ax²। अब चूंकि x की वैल्यू निगेटिव है तो ये हो जाएगा 4a, चूंकि इसका स्क्वायर जो होगा वह कितना हो जाएगा 4, तो ये 4a होगा। अब प्लस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा निगेटिव -2b, राइट, ये हो जाएगा -2। इसका मान हमें पता है 0 है। ठीक है, आगे इसको आप सॉल्व कीजिए। आप सोचिए कि 4a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं 4a - 2b, 4a - 2b
इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ से आप ए कॉमन ले लीजिए, दोनों तरफ से आप ए कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए 2, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी इक्वल टू 9 इक्वल टू 9, 2a माइनस बी इक्वल टू 9। अब ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, ऑप्शन की तरफ चलते हैं और मैं यहाँ पे रख के ये चेक करना चाहता हूँ कि ए और बी की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि दोनों के बीच का अंतर निगेटिव आ जाए, मतलब अंतर 9 आ जाए। तो आप सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की ओर अब चलिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 3 और -3, 3 और -3, मतलब a बराबर 3 और b बराबर -3। तो जब a बराबर आप पॉजिटिव 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 6, राइट, 6 हो जाएगा। और जब b की वैल्यू आप यहाँ पे निगेटिव -3 रखोगे तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +3, और दोनों का सम आ जाएगा 9, यानी इन दोनों के बीच का अंतर 9 आ रहा है, मतलब यही हमारा उत्तर होगा। कब होगा, जब a की वैल्यू आप 3 रखोगे और b की वैल्यू -3 रखोगे, तो ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है कि नहीं है। 19,596 के दो निकटतम संख्याएं कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 185, इसको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। कहा 19,596 के नियरेस्ट वैल्यू, इसके निकटतम क्या होंगे, इसके जस्ट आगे, इसके जस्ट पहले, ये दोनों x और y की वैल्यू क्या होगा। 19,596 के जस्ट पहले और जस्ट पहले क्या वैल्यू हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया 19,564, 19,620, 19,564, 19,620, 19,620। ऑप्शन बी क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 19,611, 19,611 और 19,575, 19,575 ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया क्या, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 19,509, 19,509 और 19,611, 19,611। ऑप्शन डी क्या दिया गया है 19,593, 19,593 और 19,602, 602। तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू हमें पता करना है, यानी 19,596 के नियरेस्ट, 19,596 के लगभग 19,596 के आसपास कौन सी दो वैल्यू हो सकते हैं, हमसे पूछा जा रहा है। आप सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लीजिए। देखिए ये है 19,593, तो यहाँ पे 19,593 लिखा गया है, ये 19,596 है और यहाँ पे 19,593 है, यानी कि इसके आसपास है। फिर यहाँ पे 19,602 है, ये भी इसके आसपास है, यानी इसके जस्ट बाद जो है वह लिखा गया है 19,602 और इसके जस्ट पहले लिखा गया है 19,593। अब देखिए इसके भी जस्ट पहले कोई और वैल्यू पॉसिबल है क्या, आप देखिए ऑप्शन सी, पॉसिबल तो बहुत सारे वैल्यू हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो ऑप्शंस में दिया गया है उनमें से कौन सा उत्तर सही हो पाएगा। ऑप्शन सी को देखोगे तो 19,509 लिखा गया है, 19,509, इससे बहुत दूर चला जाएगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, है। अब इसको देखोगे तो 19,611, ठीक है, 19,575 है कि नहीं, ये भी दूर है। इसको आप देखोगे तो ये 19,564, 19,620, तो ये भी दूर है। तो 19,596 के नियरेस्ट जो होंगे वो सबसे क्या होंगे 19,602 और 19,593, यही हमारा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा उत्तर है, ज़्यादा कुछ है नहीं। उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या समुच्चय की क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। तो बताइए अन्य 10 क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग हमें पूछा जा रहा है उसकी पहली संख्या मैं जानना चाहता हूँ, और इसकी पहली जो संख्या होगी वह 17 क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 अधिक होगी, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि 17 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 17 क्रमागत संख्याओं का योगफल अगर 289 है तो 17 क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज रहेगा वह होगा 289 अब बट्टे 17। ये हम सबको अच्छे से पता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बट्टे संख्याओं की संख्या, यही होता है। तो यहाँ से पता चल गया कि उस 17 संख्याओं का जो औसत रहा होगा वह 17 रहा होगा, है कि नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि अन्य 10 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनकी पहली संख्या इसके औसत से 5 अधिक है।
तो जो 10 अन्य क्रमागत संख्या का जो सीरीज बनेगा उसकी पहली संख्या क्या होगा, उसकी पहली संख्या होगा 17 + 5 यानी कि 22, फिर होगा 23, फिर होगा 24 और ये जाएगा कहाँ तक, 10th टर्म तक जाएगा। तो इन सब का सम कितना होगा ये आपको पता करना है। हमें पता है n की वैल्यू जो है वो 10th है, n की वैल्यू जो है वो 10th है, तो आपको बताना है कि यानी नंबर ऑफ टर्म जो है वह कितना है, 10 है, नंबर ऑफ टर्म जो है वह 10 है, तो इन सब का सम क्या होगा, तो समेशन ऑफ n नंबर्स जो होता है वह होता है n/2 इंटू 2a + 2a + n-1/2, ये होता है 2a + n-1 इंटू डी। ये हम सबको अच्छे से पता है कि नहीं, बस यहाँ पे वैल्यू आप रख दीजिए n/2 यानी कि 10/2, 2a जहाँ a बराबर 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 दूना 44 प्लस n-1 इंटू डी, चूँकि डिफरेंस जो है वह 1 का ही है, तो ये हो जाएगा कितना, 2a + n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 9, राइट, ऐसा हो जाएगा। तो अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो 44 और 9 होता है 53, तो ये हो जाएगा 10 गुना 53/2, 5 होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 15 5 बाकी 1 हो जाएगा, 5 × 25 25 1 26 यानी कि 265। अन्य 10 क्रमागत संख्याओं का योग जो होगा वह 265 होगा, जिसकी पहली संख्या समुच्चय के औसत से 5 अधिक है, तो इसका योग जो होगा वह 265 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिएगा 187 को देखिए, सवाल में दिया गया है 8 अंकों की एक संख्या 72 से विभाज्य है, तो 2a + 3b की मिनिमम वैल्यू, यानी a और b की मिनिमम वैल्यू अपने को चाहिए। नंबर दिया गया है 1a 765, आगे लिखा गया है b12, ये नंबर जो है ये 8 डिजिट्स का जो नंबर है वह 72 से डिविजिबल है, तो 2a + 3b की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ये अपने को पता है, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए a और b की मिनिमम वैल्यू। ये नंबर जो है वह 72 से डिविजिबल है, तो ये नंबर जो होगा वह 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, है कि नहीं है। अच्छा, लास्ट 3 डिजिट्स आपको लिख के दे दिया है 612, यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा गया है, मैंने नंबर तो उल्टा पुल्टा कहीं नहीं लिख रखा है ना, b12 है, ध्यान रहे ये 6 नहीं है, ये b है, ठीक है, ये a है। ये नंबर जो है ये 7 डिजिट्स का जो नंबर है, 8 डिजिट्स का जो नंबर है वह 72 से डिविजिबल है, तो 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। तो चलिए सबसे पहले 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के b की मिनिमम वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो आप सोचिए b की मिनिमम वैल्यू आप क्या रखोगे कि ये 8 से डिवाइड हो पाए। आप कहोगे सबसे पहले मिनिमम बोला है तो 0 रखेंगे, लेकिन 0 रखने पर ये 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 1 रखोगे तो ये हो जाएगा कितना, 11 को 8 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3, लास्ट डिजिट 2 है, तो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो b की मिनिमम वैल्यू अपने को पता चल गया है 1 होगा, b की मिनिमम वैल्यू अपने को पता चल गया है 1 होगा, b की मिनिमम वैल्यू जो होगा वह 1 होगा, राइट। आगे आप b की वैल्यू यहाँ पे आप 1 रख के 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए, तो 2 2 4 5 9 9 6 11 7 18 18 1 19, ये बन जाएगा 19 अब प्लस a अब बट्टे 9। चूँकि 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाना चाहते हो, रिमाइंडर 0 रखना चाहते हो, तो सोचिए a की कम से कम वैल्यू क्या रखें कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो पाए। तो कम से कम आप निकालने के लिए a की वैल्यू कम से कम क्या रखना होगा, 8 ही रखना होगा। क्यों, 19 8 27 होते हैं, तभी ये नंबर 8 से डिवाइड हो पाएगा। अच्छा, कम से कम बोला है तो निगेटिव आपके दिमाग में आएगा, लेकिन निगेटिव नहीं रख सकते क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर आपको रखना होगा, ठीक है। तो देखिए 2 1 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 और 7 होते हैं कितना, 15 और 7 होते हैं कितना। अच्छा, मैंने सही से सम नहीं किया, देखिए 4 5 9 9 6 15 15 7 22 22 1 23 होगा, यहाँ पे 23 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपको 4 रखना होगा, 23 4 27 होंगे, a की मिनिमम वैल्यू जो होगा वह 4 होगा। तो b की वैल्यू 1 रखोगे तो a की वैल्यू आपको 4 मिलेगा, तो दोनों का सम निकाल दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8 अब प्लस 3, उत्तर आपको मिलेगा 11। दोनों की जो मिनिमम सम होगा
इन दोनों का जो सम होगा वह कितना हो जाएगा, 11 होगा। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, 187 का ऑप्शन नंबर डी। आगे 188 की ओर चलते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 188 कहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 81 से पूर्णतः विभाजित होगी। 188 नंबर के सारे ऑप्शंस मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। 99,089, 99,989, 99,989। ऑप्शन बी लिखा गया है 99,991, 99,991, राइट। सी लिखा गया है, ऑप्शन सी लिखा गया है 99,954, 99,954। ऑप्शन डी क्या लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी लिखा गया है 99,876, 99,876। तो आपको पता करना है क्या है कि इस 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 81 से पूर्णतः विभाजित हो सके। कोई नंबर अगर 81 से विभाजित है तो वो नंबर 3 से भी विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित होगा। ये सबसे पहले कॉमन डाटा है। सबसे पहले इसी पे हम लोग काम करके ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमसे पूछा जा रहा है 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 81 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो नंबर जो होगा उसके अंकों का योगफल जो होगा वह 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप देखो सकोगे सबसे पहले बड़ी संख्या आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन क्या ये 9 से विभाजित हो रहा है, आप कहोगे 9 से विभाजित नहीं हो रहा है क्योंकि अंकों का योगफल 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये नंबर जो होगा वह कभी भी 81 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, राइट। यहाँ देखिए 9 चौक 36, 1 37 हो रहा है, तो ये नंबर अंकों का योगफल 37 हो रहा है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। फिर देखिए 9,989 बन रहा है, ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंकों का योगफल जो होगा वह 9 से विभाजित नहीं होगा। 9 चौक 36, 36 8 हो जाएंगे कितने, 44, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक। अब देखिए कौन सा हो पाएगा, 99,954, 99,876। इन दोनों में से अगर दोनों 3 और 9 से डिविजिबल है तो आगे भी हमें बढ़ना पड़ेगा। आप देखिए सबसे पहले इसमें 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, तो आप देखोगे ये 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं है। ये हमारा आंसर तब होगा जब ये ऑप्शन जो होगा वह 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए ये 18, 6 हो जाएगा कितना, 24, 24 8 हो जाएंगे 32, 32 7 39। नंबर ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, है कि नहीं। देखिए 18 8 कितने होते हैं, 26 और 7 33, 33 6 39, और 39 जो है वह 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। तो सारे ऑप्शन गलत हो रहे हैं और एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है, तो ये इसकी मजबूरी है सही होने के लिए, है कि नहीं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। नंबर 189 दिया गया है कि एक नंबर लिखा गया है और ये नंबर 9 से विभाजित है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। सबको आप जोड़ दीजिए, 9 से विभाजित है तो 6 5 11 4 15, 15 और 9 24, 24 2 28, 28 1 29, 29 7 कितने होते हैं, 36। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। P की वैल्यू 0 हो जाएगा। P की वैल्यू 0 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो लुक चूंकि 9 ऑप्शन में नहीं है तो ये हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 190 की ओर। 190 देखिएगा, 190 कहा है कि वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 20 की कमी करने पर संख्या के व्युत्क्रम के 2925 गुना के बराबर होते हैं। मतलब मैंने मान लिया एक संख्या है x, इस x में अगर आप 20 की कमी कर दोगे तो इसका जो व्युत्क्रम बनेगा 1/x ये 2925 गुना के बराबर है, ऐसा सवाल में दिया गया है। x माइनस वी की वैल्यू जो है वह 1/x इंटू 2925 के इक्वल है। तो बताइए कि वह संख्या क्या है, वह धनात्मक संख्या क्या होगा। x की वैल्यू आप क्या रखोगे, आप चाहो तो ऑप्शन से भी सेटिस्फाइड करवा सकते हो, है कि नहीं है। बाकी मैं क्या करता हूँ वो देखिए, और मैं क्या करता हूँ वो जरा देखिए। आप इसको इधर लाइए तो ये बन जाएगा x² माइनस 20x माइनस 2925 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। एक इक्वेशन बन गया है क्वाड्रेटिक।
अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें उलझना पड़ेगा। आप सोचिएगा, ऐसे दो संख्या सोचिए जिसको आप गुना करो ना, गुना करो तो आपको नंबर मिले माइनस का 2925, माइनस का 2925, और दोनों को जब जोड़ोगे तो नंबर आपको मिले माइनस का 20। सोचिएगा ऐसे दो ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे दो नंबर आप सोचिए क्या क्या हो सकते हैं, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो सोचिए। आपके दिमाग में नंबर आएगा। अगर हम, चूँकि दोनों का गुणनफल जो होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए और 2925 के आसपास, 2925 होना चाहिए, मतलब 3000 के आसपास, जोड़े तो 20 होना चाहिए माइनस का। ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें लार्जेस्ट ऑप्शन जो है वह 65 है। तो अगर मान लीजिए अगर मैं बड़ी संख्या -20 ले लेता, -65 ले लेता हूँ, तो छोटी संख्या आपको लेना होगा कितना, छोटी संख्या आपको लेना होगा प्लस का 45। ठीक, क्या दोनों का गुणनफल जो है वह 2925 के बराबर आ रहा है? तो चेक कर लीजिए, 65 को आप 45 से गुना करोगे तो देखिए ये हो जाएगा 25, 6 5 30, 2 32, राइट। ये हो जाएगा 5 चौक 20, 6 चौक 24, 24 और 2 28, 24 2 26 होता है ना, 5 2 6 3 9 2, 2925 आ रहा है। दोनों का सम भी -20 आ रहा है, तो मतलब यही दो नंबर होंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - 65x प्लस 45x माइनस 2925, राइट, इक्वल टू 0। यहाँ से आप x को कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 65 प्लस, यहाँ से आप 45 को कॉमन रखोगे तो ये हो जाएगा 45 इंटू एक्स माइनस, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 65, ये अपने को पता है बराबर 0। ठीक, क्योंकि ये दोनों वैल्यू ब्रैकेट की इक्वल होती हैं। तो यहाँ से इसके दो मान आएंगे, कैसे वो देखिए, एक हो जाएगा x प्लस 45, एक हो जाएगा x माइनस 65। अब इन दोनों का गुणनफल जो होना चाहिए वो 0 होगा। अब ये 0 कब होगा, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो। तो ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -45 होगी। ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 65 होगा। है कि नहीं है, है कि नहीं है? तो हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है वह धनात्मक मान, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 65। यहाँ पे x की वैल्यू जो होगा वह 65 होगा, और यह इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पे रख दीजिए 65, तो हो जाएगा कितना 65 में से 20 घटाओगे तो आपको मिलेगा 45।